नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में जो देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारी रहे हैं या हैं, उनकी कहानी भी आपको बताते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की। केपीएस गिल बस नाम ही काफी है। किस तरीके से पंजाब में आतंकवाद का नाश उन्होंने किया आपको पता है। तो आज केपीएस गिल श्रृंखला की स्टोरी नंबर है 14, 14वीं स्टोरी है और एपिसोड नंबर खबरों के पीछे का है 373। इसका मतलब केपीएस गिल की श्रृंखला शुरू हुई एपिसोड नंबर 360 से। तो देखिए, हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं। आपको पता है 372 आपने सुना है। हमने आपको पिछली कहानी में यह बताया था कि 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। केपीएस गिल असम में गुवाहाटी के बेस्ट रेंज के डीआईसी थे और इंदिरा गांधी यात्रा करना चाहती थी असम की, लेकिन तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन केपीएस गिल ने कहा था, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंदिरा गांधी आएंगी तो क्या हो जाएगा। और केपीएस गिल ने व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेकर कि यदि उन्हें कुछ होता है तो जिम्मेवार मैं होऊंगा, इंदिरा गांधी की यात्रा को संपन्न कराया था और इंदिरा गांधी की यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई थी और वो वापस लौटी थी। तो खैर, इंदिरा गांधी की बात। अब चलिए आज एपिसोड नंबर 373 में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात है 1978 की और कहानी है 1979 की, जब असम में, पूरे असम में यह नारा लगने लगा, गिल इज द किलर, गिल इज द किलर, गिल हत्यारा है, गिल हत्यारा है। और आज की कहानी में आप यह भी जानेंगे कि केपीएस गिल ने 3 नेताओं के समक्ष कैसे मेज पर रिवॉल्वर पटक दिया था और कहा था, आपके पास महज 3 घंटे हैं। यदि 3 घंटों में आपने यह काम नहीं किया तो आपको यहीं अपनी रिवॉल्वर से हम आपको उड़ा देंगे। तो देखिए, दरअसल मसला ये हुआ, कहानी ये है कि 1978 में असम के मंगदोलई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे हीरालाल पटवारी। उनका निधन हो गया और जब निधन हुआ तो मंगदोलई के एमपी के लिए फिर से चुनाव होना था, रिक्ति हो गई थी और विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही थी। नया वोटर लिस्ट बना था। तो जैसे ही नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ, पूरे असम में बवाल मच गया, क्योंकि मतदाता सूची में, जो नई मतदाता सूची आई थी, उसमें मतदाताओं की संख्या बेतहाशा बढ़ गई थी और ऐसे लोग मतदाता बन गए थे जिन्हें असम के पुराने लोग नहीं जानते थे। तो आपको पता है कि असम में घुसपैठ की समस्या चल रही थी और यह जो मतदाता सूची बनी, वह मतदाता सूची उन घुसपैठियों से भरी पड़ी थी। तो आंदोलन शुरू हो गया। असम के मूल निवासियों को लगने लगा कि ये जो घुसपैठिए हैं अब मतदाता भी बन गए हैं और ये अपनी भाषा बांग्ला घोषित करेंगे, फिर हमारा क्या होगा। असम की पहचान ही मिट जाएगी, असम की जुबान ही मिट जाएगी। ये बांग्ला भाषी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, ज्यादा संख्या में हो जाएंगे और हम असमिया गौन हो जाएंगे। तो पूरे प्रदेश में आंदोलन भड़क उठा और छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा, चुनाव नहीं होने देंगे। मतलब मंगदोलई की जो सीट खाली हुई है, जहां सांसद का चुनाव होना है, वहां चुनाव नहीं होगा। पूरे असम में बंद, धरना, प्रदर्शन, आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। अब बड़ी परेशानी, चुनाव आयोग इस बात पर अडिग कि हम जो निर्वाचक सूची तैयार हुई है, मतदाता सूची तैयार हुई है, उसी आधार पर चुनाव कराएंगे। और अब क्या हो, जब इलेक्शन कमीशन पीछे हटने को तैयार नहीं है और छात्र संगठन जो असम में आंदोलन कर रहे हैं वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई। और इसी टकराव की स्थिति परिस्थिति में मंगदोलई लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की बेगम आबिदा को। देखिए, जो वहां के छात्र संगठन थे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उसने अब तक
वहां असम गण परिषद के साथ भी हाथ मिला लिया था और ये दोनों पूरे स्टेट में कोहराम मचाए हुए थे। जितने शैक्षिक संस्थान थे उन्हें बंद करा दिए गए थे। जो राज्य के कार्यालय थे, सेंट्रल के ऑफिस थे, उनको भी बंद करा दिए गए थे। और जैसे ही बाई इलेक्शन की घोषणा हुई, इस बात का ऐलान हुआ कि फला तारीख से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जितने चुनाव कार्यालय थे, या यूं कह लें कि जहां नामांकन पत्र भरा जाना था, वहां छात्र संगठनों ने कब्जा जमा लिया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर नामांकन का पर्चा भरे। देखिए, जो कांग्रेस की उम्मीदवार घोषित की गई थी बेगम आबिदा, उन्हें भी लोगों ने समझाया कि आपको चुनाव इन परिस्थितियों में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान का ग्रीन सिग्नल था, इसलिए बेगम आबिदा चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटी। अब सवाल यह पैदा हुआ कि जब चुनाव लड़ने से वो पीछे नहीं हट रही हैं और वह नामांकन का पर्चा भरना चाहती हैं, तो उन्हें कैसे निर्वाची प्राधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराया जाए। रास्ते में इतनी बाधाएं हैं, दफ्तरों पर आंदोलनकारी छात्रों का कब्जा है, ऐसे में तो वह पहुंच ही नहीं पाएंगी नामांकन का पर्चा भरने। तो फिर एक रास्ता निकाला गया, जो नियम है भी, चुनाव आयोग का नियम है कि जो उम्मीदवार है वह अपने अधिकृत व्यक्ति के द्वारा भी अपने नामांकन का पर्चा भेज सकता है। तो यह रास्ता निकाला गया कि बेगम आबिदा जो चुनाव लड़ना चाहती हैं वह खुद नहीं जाएंगी, उनका जो अधिकृत व्यक्ति है वह जाकर नामांकन का पर्चा भरेगा। वह व्यक्ति गुमनाम होगा, किसी तरीके से पहुंच जाएगा और नामांकन का पर्चा भर देगा। तो यह तैयारी तो हो गई, लेकिन इसमें भी एक बाधा कि यदि उसने नामांकन का पर्चा भर दिया, बाहर निकला, तो फिर कहीं उसे मौत के घाट उतार न दिया जाए, क्योंकि हिंसा भड़क गई थी और केवल उस अधिकृत व्यक्ति को ही नामांकन का पर्चा भरने नहीं जाना था, जो प्रस्तावक होते हैं उन्हें भी जाना था। तो समस्या बड़ी कठिन थी। देखिए, नामांकन का पर्चा भरने की अंतिम तारीख थी 10 दिसंबर 1979 और 9 दिसंबर 1979 की तारीख तक किसी ने भी नामांकन का पर्चा नहीं भरा था। हालात इस कदर खराब हो गए थे कि जो डीसी थे, देखिए ये जो क्षेत्र था जहां नामांकन का पर्चा भरा जाना था, वह गुवाहाटी से, जहां केपीएस गिल बैठते थे डीआईजी की हैसियत से, 75 मील 75 माइल की दूरी पर था। तो हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं। नामांकन का पर्चा भरने की अंतिम तारीख है। तो जो डीसी थे, डीएम थे, वे बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, इसमें आंदोलनकारी तत्वों से निपटने के लिए और नामांकन का पर्चा सुरक्षित भरवाने के लिए उन्हें 100 कंपनी फोर्स चाहिए। तो जैसे ही 100 कंपनी फोर्स की बात आई कि केवल नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए 100 कंपनी फोर्स चाहिए, तो फिर चुनाव में क्या होगा। तो सरकार ने केपीएस गिल से संपर्क साधा। केपीएस गिल ने कहा कि ठीक है, मैं इस मसले को देखता हूं। सरकार अभी इस बात पर विचार कर ही रही थी कि डीएम ने जो 100 कंपनी फोर्स मांगी है उसके बारे में हम क्या निर्णय लें। इसके पहले क्या हुआ कि डीएम साहब की मेम साहिबा ने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को फोन कर दिया और कहा कि देखिए, आप चुनाव कराना चाहते हैं, आंदोलनकारी चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं और स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि मेरे पति की हत्या कर दी जाएगी, मतलब कलेक्टर साहब की हत्या हो जाएगी और मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती हूं। तो पत्नी ने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया। चीफ सेक्रेटरी को निर्देश देके इसके पहले डीएम साहब छुट्टी पर चले गए, जो निर्वाची प्राधिकारी भी होते हैं सांसद के चुनाव में। अब तो स्थिति और विकट हो गई। तो केपीएस गिल ने अब मोर्चा संभाला। केपीएस गिल ने समझा कि हालात क्या हैं और इससे निपटने को हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हालात इतने विकट हों तो आपके विल पावर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। 100 कंपनी नहीं, 1000 कंपनी फोर्स मंगा लेंगे तब भी हालात नहीं सुधरेंगे यदि आप में नैतिक बल की कमी हो। तो देखिए, डीएम साहब छुट्टी में चले गए, अब काम तो रोका नहीं जा सकता था। तो एडीएम को जिम्मेदारी दी गई कि वो नामांकन का पर्चा भरवाने का काम करेंगे, जो काम डीएम साहब का था। तो केपीएस गिल ने कहा कि कोई बात नहीं,
मैं लीड करता हूं जो बेगम आबिदा हैं, उनके जो अधिकृत व्यक्ति हैं, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का। और मुझे नहीं चाहिए 100 कंपनी फोर्स, मैं बस एक कंपनी फोर्स लेकर चलूंगा और खुद चलूंगा। देखता हूं कौन क्या बिगाड़ लेता है, कैसे नामांकन नहीं भरने देता है। जब चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है कि चुनाव होगा, तो फिर रोकने वाले दूसरे कौन होते हैं। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि वे स्वयं लीड कर रहे थे, साथ में उनके एसपी भी थे और कमिश्नर भी थे। वे पहुंचे और बेगम आबिदा कांग्रेस की कैंडिडेट की जो ऑथराइज पर्सन थे, उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा। केपीएस गिल को इस बात का संस्मरण है कि जब वे एक कंपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच रहे थे जहां नामांकन भरा जाना था, तो आंदोलनकारी छात्रों को जब मालूम हुआ कि मोर्चा केपीएस गिल ने संभाल लिया है, तो वहां एक दूसरे तरीके का खौफ पैदा हो गया था। केपीएस गिल भी जो बीच रास्ते में आ रहे थे, जो पुलिस के काम में, सरकार के काम में, चुनाव के काम में बाधा पैदा कर रहे थे, उन्हें हटाते भगाते चल रहे थे। केपीएस गिल कहते हैं इसी दरमियान एक घटना घट गई। पुलिस को देखकर, मुझे देखकर भाग रहा एक आंदोलनकारी छात्र जाकर तालाब में कूद गया। केपीएस गिल की मान्यता है, केपीएस गिल का मानना है कि देखिए, हमने न तो गोली चलाई थी, न हमने उसे पीटा था, लेकिन वह भागने के क्रम में तालाब में कूदा और उसकी मौत हो गई। इस मौत से मैं भी सदमे में पहुंचा, लेकिन इस मौत को आंदोलनकारी छात्रों ने इशू बना दिया। जो आंदोलनकारी संगठन थे, उन्हें एक मुद्दा मिल गया। अब चुनाव की बात, चुनाव का विरोध तो चल ही रहा था, अब सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर मेरा विरोध शुरू हो गया। पूरे असम में यह नारा लगने लगा कि गिल इज द किलर, गिल इज द किलर, गिल हत्यारा है, गिल हत्यारा है। बहुत बड़ा प्रदर्शन मेरे आवास के सामने हुआ। मुझे घर के भीतर कैद करने की कोशिश हुई, लेकिन केपीएस गिल को कैद कौन करता। तो केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, मैंने मारा नहीं था, लेकिन मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा आंदोलनकारी छात्रों को शांत कराने के लिए दर्ज कर दिया गया और आरोप लगा कि मैंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, मतलब मैं बहुत ही क्रूर हत्यारा हूं। तो मेरे लिए विचित्र स्थिति पैदा हो गई। सरकार ने मुझे सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा तो हो ही गया। मुझे खूनी बनाने की कोशिश कर दी गई। केपीएस गिल कहते हैं तमाम परिस्थितियां विपरीत थी, फिर भी मैं निपट रहा था और प्रदेश में मुझे हत्यारा कहा जा रहा था। लेकिन तभी एक और घटना घटी। ये छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ये जो दूसरे थे ऑल असम गण संग्राम परिषद, इनके द्वारा एक और बड़े आंदोलन को डिजाइन किया गया। और ये जो आंदोलन हुआ, वह आंदोलन सांप्रदायिक रूप ले लिया, कॉम्युनल राइट, मतलब आप कह सकते हैं असम के स्थानीय लोगों में और मुसलमानों में। क्योंकि जब नई निर्वाचक सूची आई थी, तब भी उनमें जो मतदाता बढ़े थे वे मुसलमान ही थे। जाहिर तौर पर यह शक शुबा था और बात भी सही थी कि ये जो नए मुसलमान असम के मतदाता बन गए थे, जिन पर आज भी बहस चलती है, वे बांग्लादेश से इंडिया में घुसपैठ करने वाले लोग थे। खैर, तो केपीएस गिल को संस्मरण है कि इन दोनों छात्र संगठनों के कारण एक नए प्रकार का कॉम्युनल राइट हुआ और वह इलाका था नौगांव। तो सरकार ने फिर सोचा, नौगांव के हालात बेकाबू हो रहे थे, कि केपीएस गिल को जिम्मेवारी दी जाए। मुझ पर सरकार ने भरोसा किया, जबकि मुझे हत्यारा कहा जा रहा था। तो मैं फिर निकल पड़ा नौगांव दंगा को शांत कराने। जब मैं वहां पहुंचा, केपीएस गिल कहते हैं, केपीएस गिल की कहानी कहती है, तो हमने यह पाया कि 3 लोग हैं, या यूं कह लें कि 3 नेता हैं। इन तीनों की वजह से ही नौगांव में यह दंगा भड़का हुआ है। और यदि ये 3 शांत नहीं किए जाएंगे, इन तीनों को काबू नहीं किया जाएगा, तो दंगा की लपटें और बढ़ेगी। तो केपीएस गिल ने सोच लिया
कि अब तो इन्हें हमें शांत करना ही होगा। लेकिन शांत कैसे करें? ये जो तीनों थे अपने को दिखा तो रहे थे कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन भीतर से अशांति का बारूद फैला रहे थे, बांट रहे थे। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैंने नौगांव में कैंप जमाया था, एक सरकारी गेस्ट हाउस में, सरकारी बंगले में। मैंने इन तीनों नेताओं को एक साथ बुलाया। आना तो था ही इन्हें, क्योंकि ये अपने को दंगाई दिखना भी नहीं चाहते थे। तो ये तीनों आए और मैं इन तीनों के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कमरे को बंद कर दिया। जैसे ही मैंने कमरे को भीतर से बंद किया, इन तीनों नेताओं की घिघी बन गई। उन्हें लगने लगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। और ये केपीएस गिल हैं, जिन पर हत्या का मुकदमा भी हो चुका है। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैंने तय कर लिया था कि मुझे इन नेताओं को कैसे शांत करना है। तो मेज जो टेबल रखी थी, उसमें एक ओर मैं अकेले बैठा और सामने की ओर मेज के दूसरे हिस्से में उन तीनों नेताओं को बैठाया। जब ये तीनों नेता बैठ गए, मैं भी बैठ गया। तो मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मेज पर रख दिया। सोचिए, केपीएस गिल अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं, मेज पर रखते हैं। समझिए केपीएस गिल हालात को शांत करने के लिए कौन कौन सा फैसला कर सकते हैं। और शायद यही वजह रही कि केपीएस गिल पंजाब को शांत करने में सफल हुए। तो अब केपीएस गिल की रिवॉल्वर जो है मेज पर रखी हुई है, वह चल भी सकती है, यह नेता समझ गए थे। तो केपीएस गिल ने बिना कोई बाउंड्री बांधे, बिना कोई भूमिका दिए, तीनों नेताओं को साफ साफ कहा, देखिए मुझे पता है इन दंगों के पीछे आप हैं और ये दंगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन अब आप बंद कमरे में हैं और दंगा को शांत कराने की जिम्मेदारी आपकी है। दंगा शांत नहीं हुआ तो मेरा नाम केपीएस गिल है, रिवॉल्वर मेज पर है। आपको यह भी पता है कि मेरे खिलाफ एक हत्या का मुकदमा हो चुका है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मुकदमा हुआ है, मुझे खूनी हत्यारा कहा गया है। तो जब एक हत्या का मुकदमा हो ही गया तो 3 और हत्या का मुकदमा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? यदि मुझे फांसी ही मिलनी है तो फांसी तो एक ही बार मिलती है, लेकिन आप तीनों का क्या होगा? तो केपीएस गिल ने कहा कि देखिए आप 3 हैं, आप तीनों को संयुक्त रूप से मैं 3 घंटे का समय देता हूं, यहीं रहेंगे आप, नहीं हिलेंगे। लैंडलाइन फोन है इस सरकारी गेस्ट हाउस पे, आपको जहां फोन करना है फोन कीजिए, लेकिन दंगा शांत होना चाहिए। और यदि इन 3 घंटों में दंगा शांत नहीं हुआ तो मेरी यह रिवॉल्वर जो अभी मेज पर रखी है, इसे मैं उठाऊंगा और इससे गोलियां चलेगी, आप खत्म हो जाएंगे, आपका मर्डर हो जाएगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि 3 लोग मारे गए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि 3 और लोगों के मारे जाने का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया, लेकिन मुझे इस बात का सुकून मिलेगा कि मैंने 3 लोगों को मारकर पूरे नौगांव को दंगे से बचा लिया। तो केपीएस गिल कहते हैं कि अब ये तीनों नेता तो हाँफने लगे, उन्हें लगा कि केपीएस गिल तो मार ही देगा। तो उन नेताओं ने कहा कि मुझे कुछ कॉल्स करने की इजाजत दें। मैंने कहा फोन इंतजार कर रहा है, आप कॉल्स कर लीजिए। केपीएस गिल याद करते हैं, इन नेताओं ने अपने कुछ गुर्गों को फोन किया और जैसे ही इनके फोन जाने लगे, इनकी आवाज कैसी होगी आप समझ सकते हैं। इनकी जान पर तो आ पड़ी थी। तो कुछ ही घंटे में, जो मैंने 3 घंटे का समय दिया था, नौगांव में जो हिंसा भड़की हुई थी, सांप्रदायिक दंगा भड़का हुआ था, वह हिंसा नियंत्रित होने लगी और शाम होते होते हालात सामान्य होने की ओर बढ़ने लगे। कर्फ्यू में ढील दी जाने लगी। केपीएस गिल कहते हैं कि उस लड़के का हत्या का मुकदमा जो मेरे खिलाफ दर्ज किया गया था, इतना ज्यादा तुल पकड़ा कि उस मुकदमे को असम के कोर्ट से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। कहा यह गया कि असम के कोर्ट में केपीएस गिल मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की अदालत ने पूरे मामले को सुनने के बाद
मुझे बाइज्जत बरी किया, मुझे निर्दोष बताया कि मेरा कोई हाथ नहीं है। तो केपीएस गिल किस क्लेबर के अधिकारी हैं और पंजाब जाने के पहले उन्होंने क्या क्या किया, इस बात से आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि दोनों छात्र संगठनों ने अब केपीएस गिल को निलंबित करने की मांग शुरू कर दी। सरकार का मूड एक बार हो गया था कि केपीएस गिल को निलंबित कर दे, लेकिन फिर इन्हीं छात्र संगठनों में फूट पड़ गई कि केपीएस गिल को निलंबित कराकर हम क्या प्राप्त कर लेंगे, और फिर केपीएस गिल का तेवर क्या होगा। केपीएस गिल का इंटेलिजेंस नेटवर्क तो इतना तगड़ा हो गया था कि दोनों छात्र संगठन जान गए थे कि सस्पेंशन के बाद भी केपीएस गिल कितने पावरफुल होंगे। तो यह कहानी केपीएस गिल की। अब देखिए केपीएस गिल को आगे शिलांग जाना है, और शिलांग किस हालात में वे गए इस कहानी को भी आपको हम बताएंगे। पंजाब पहुंचने वाले हैं, लेकिन पंजाब पहुंचने के पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में भी कहानी सुनाएंगे केपीएस गिल की। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि आप कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का यदि आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे, डायरी के पन्ने में कहानी नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं केपीएस गिल सीरीज की 15वीं कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।